बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। आज आपको हम ऐसी चीज बताएंगे तो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि घरेलू हिंसा के तहत में सबसे पहला जो रिलीफ मांगा जाता है ना, वो यही होता है कि धनी या निर्दोष, चाहे वो सेक्शन 20 के तहत में हो चाहे सेक्शन 22 के तहत में हो। अगर इस तरीके की अगर डिमांड अगर कोर्ट में की जा रही है आपकी पत्नी द्वारा, तो आपको अपने बचाव में क्या करना चाहिए। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये अपने प्रैक्टिकल आधार पे, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ इन सारी चीजों को। उसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जैसा कि नमस्ते भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। आज आपको हम ऐसी चीज बताएंगे तो आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि घरेलू हिंसा के तहत में सबसे पहला जो रिलीफ मांगा जाता है ना, वो यही होता है कि धनी या निर्दोष, चाहे वो सेक्शन 20 के तहत में हो चाहे सेक्शन 22 के तहत में हो। अगर इस तरीके की अगर डिमांड अगर कोर्ट में की जा रही है आपकी पत्नी द्वारा, तो आपको अपने बचाव में क्या करना चाहिए। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये अपने प्रैक्टिकल आधार पे, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ इन सारी चीजों को। उसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार मैंने एक 125 सीआरपीसी पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7 के बारे में बताया गया था। जिसमें मैंने कहा था कि जो क्लेम की जा रही है अमाउंट, उस अमाउंट पे किस तरीके से अपना बचाव करना है। सिर्फ उसी से संबंधित ये चीज मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि घरेलू हिंसा का जो मुकदमा है, इसकी जो प्रोसीडिंग है डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 28 के तहत में, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। लेकिन इसमें जो रिलीफ मांगे जा रहे हैं वो सेक्शन 17 के तहत में हो, सेक्शन 18 के तहत में हो, सेक्शन 19 के तहत में हो, सेक्शन 20 के तहत में हो, सेक्शन 22 या सेक्शन 23 के तहत में हो। ये सारे के सारे जो रिलीफ है, ये पूरी तरीके से सिविल प्रवृत्ति के हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है ना, ये क्वैशी है, ये सिविल भी है क्रिमिनल भी है। इसकी प्रोसीडिंग जो है वो क्रिमिनल है, लेकिन इसके जो रिलीफ है वो सिविल प्रवृत्ति के हैं। जैसा कि हमेशा मैंने देखा है कि अदालतें जब कोई ऑर्डर करती है तो वो लिखती है कि इसकी जो रिलीफ है, जो घरेलू हिंसा का जो केस है, ये सिविल प्रवृत्ति का है, इसलिए अनुतोष दिया जाता है। अनुतोष यानी कि राशि दी जाती है। तो सेक्शन 20 के तहत में और सेक्शन 22 के तहत में ये हमें अपना बचाव कैसे करना है। जैसे कि धारा सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 में क्या होता है कि रिलीफ मांगे जाते हैं। जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, चाहे वो मंथली के तौर पे हो चाहे वो एक मुश्त रकम के तौर पे। ऐसे ही सेक्शन 22 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में जो मानसिक क्षति हुई है, जो आर्थिक क्षति हुई है, जो शारीरिक क्षति हुई है, उसके लिए एक कंपनसेशन एक मांगा जाता है। लमसम अमाउंट मांगा जाता है। 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, कितना भी अमाउंट हो सकता है। लेकिन आपने कभी भी ये गौर नहीं किया कि इस तरीके के जो रिलीफ मांगे जा रहे हैं, इसमें हमें अपनी तरफ से कैसे बचाव करना है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें, ताकि कि ये जानकारी आप लोगों तक बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। जैसा कि आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो पूरी तरीके से महिलाओं के पक्ष में बनाया गया है, महिलाओं को रिलीफ दिलाने के लिए बनाया गया है। इसकी जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल क्यों रखी गई है, ताकि कि पति पे और पति पक्ष पे ये प्रेशर डेवलप किया जा सके, तुरंत कार्रवाई कराई जा सके, ताकि कि महिला को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले। और इसमें आर्थिक हिंसा, शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा, ये 3 तरीके की हिंसा आती है। आर्थिक हिंसा को आप एक बार साबित कर सकते हैं, मानसिक हिंसा को आप साबित नहीं कर सकते इतनी आसानी से, लेकिन शारीरिक हिंसा को एक बार आप साबित कर सकते हैं इस आधार पे कि मेडिकल होना चाहिए। तो ऐसी चीजों पे जब हम कोई भी दावा देखते हैं ना महिलाओं की तरफ से, तो लिखा जाता है कि इसके वजह से मेरे से मारपीट की, दहेज मांगा, परेशान किया गया, इसके वजह से काफी मानसिक उत्पीड़न किया गया। तो यहाँ पे मानसिक उत्पीड़न की बात करती जाती है। जब मानसिक उत्पीड़न की बात करती जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छी रिलीफ दिलाने के लिए सेक्शन 23 ऑफ डीवी के तहत में आवेदन
फाइल किया जाता है जैसे ही दावा जाता है, दावा के बाद में एक एप्लीकेशन 23 के तहत में, और 23 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में ये कहा गया है कि इसमें तुरंत रिलीफ देने के लिए सेक्शन 17 का हो, चाहे सेक्शन 18 का हो, चाहे सेक्शन 19 का हो, चाहे सेक्शन 20 का हो, चाहे सेक्शन 21 का हो, चाहे सेक्शन 22 का हो। सेक्शन 21 के तहत में जो है ना, वो कस्टडी है बच्चे की, अगर टेम्परेरी कस्टडी है, परमानेंट कस्टडी नहीं है, आपको मिलने का अधिकार मिल सकता है। ये सारी चीजें जो रिलीफ है ना, वो इंटरिम के तौर पे आपको, जब आप आपका दावा आपके खिलाफ में जाता है, तो ये 23 का एप्लीकेशन सबसे पहले लगाया जाता है। पर इसमें डिमांड की जाती है कि धनी अंकुश के बारे में, कि सेक्शन 20 और सेक्शन 22 के तहत में ना, ये धनी अंतोष सबसे पहले दिलाया गया है। तो ऐसी चीजें जब आपके सामने आ जाती, तो आपने गौर करना कि कभी भी अदालत में जब ये दावा जाता है इस तरीके का, तो अदालत क्या करती है कि सबसे पहले उसका काम होता है कि, जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के तहत में ये चीज स्पष्ट है कि सबसे पहले कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो डीपीओ रिपोर्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर की जो डीआई रिपोर्ट होती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, उसको तलब करे। लेकिन डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ना, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 5 के तहत में पूरी तरीके से प्रोसीजरल होनी चाहिए, फॉर्मेट में होनी चाहिए। जहाँ पे जिस जगह पे डीपीओ नहीं है, तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, जो एनजीओ है, कोई एनजीओ कोई अनुदत्त किया गया है वहाँ पे, कि कोई एनजीओ दे सकता है, तो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सेक्शन 10 के तहत में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में, उस टाइम पे रिएक्ट कर सकता है जब जिस जिले में डीपीओ कोई नियुक्त ना किया गया हो। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही कोर्ट में दावा पेश होता है, दावा पेश होने के साथ साथ क्या किया जाता है कि डीपीओ रिपोर्ट तलब की जाती है। तो एक सिंपल सा इनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में सारे टिक लगा के कर दिए जाते हैं। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की एक कॉपी जो है वो संबंधित पुलिस थाने में उसकी कॉपी भेजी जाती है, और संबंधित यानी कि जिस न्याय क्षेत्र में ये दावा पेश किया गया वहां की पुलिस के पास में कॉपी भेजी जाती है उस डीपीओ के तहत। जबकि जहां डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, जिस तरीके से महिला ने बताया है कि हमारे साथ ससुराल में घरेलू हिंसा हुई, मानसिक हिंसा हुई, आर्थिक हिंसा हुई, परेशान किया गया, मारा पीटा गया, दहेज मांगा गया, वहां पे होनी चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी एक अपना एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे मेन मुद्दा यह है कि सेक्शन 20 और सेक्शन 22 के तहत में जो रकम मांगी जाती है, सेक्शन 20 के तहत में मंथली के तौर पे या लमसम अमाउंट, जो कि उसके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मेडिकल क्लेम हो गया, मेडिकल के लिए हो गया, शिक्षा के लिए हो गया, कपड़े के लिए हो गया, खाने पीने के लिए हो गया, वकील के लिए हो गया, इस तरीके के कोई भी अगर एक्सपेंसेस मांगे जा रहे हैं, वो एक्सपेंसेस महीने के तौर पे भी हो सकते हैं, वो एक्सपेंसेस एक लमसम अमाउंट में भी हो सकते हैं। और सेक्शन 22 के तहत में पूरी तरीके से डैमेज क्लेम किया जाता है। डैमेज क्लेम का मतलब यानी कि जो उसको आर्थिक हानि हुई है, क्षति हुई है, मानसिक क्षति हुई है, उसका वो क्लेम मांगा जाता है कि इसके वजह से कस्टमर है। ये सारी चीजें, तो ऐसी जब चीजें आ जाती है, तो आप अपने दावे में कभी पढ़ना, उसमें सेक्शन 22 के तहत में हमेशा डिमांड की जाती है 10 लाख, लाखों में होती है ये चीज, क्योंकि उनको पता है कि इसमें एक्स पार्टी ऑर्डर होगा, और एक्स पार्टी ऑर्डर के बिहाफ में ये सारी चीजें उनके फेवर में आ जाएगी। अगर आपके केस में अगर इस तरीके की चीजें हुई है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं नीचे। और इसमें आप बचना कैसे है, इसमें बचना कैसे है, जैसा कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में जो रिलीफ जो मांगे गए हैं, वो सिविल प्रवृत्ति के हैं। वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के नहीं है। हिंसा जो होती है ना, हिंसा क्रिमिनल होती है, सिविल नहीं होती। लेकिन हिंसा की वजह से जो रिलीफ मांगे जा रहे हैं आपसे, वो रिलीफ जो है सिविल प्रवृत्ति के हैं। तो जब सिविल प्रवृत्ति के हैं, तो सिविल का एक प्रावधान है कि जब भी आप कोई कंपनसेशन क्लेम करेंगे, जैसे सपोज सेक्शन 20 के तहत में उसने 10 लाख रुपए क्लेम किए हैं आपसे, तो उसको 10 लाख का स्टाम्प जमा करना चाहिए। अगर उसने सेक्शन 22 के तहत में अगर उसने नुकसान डैमेज क्लेम अगर किया है, तो उस अमाउंट का 10% वो भी 1 साल के लिए वैलिड होगा। जैसा कि कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7 में ये बात कहेगी। अब बात यह आ जाती है कि भैया अगर हमने ये स्टाम्प अगर जमा कर दिया उसने, और जैसे 10 लाख रुपए अगर उसने क्लेम किए हो, 10 लाख पे अगर उसने 10% अगर, हाँ अगर उसने कोर्ट फीस अगर जमा कर दी हो, जो अमाउंट क्लेम किया गया है उस पे,
तो कोर्ट तो उतना ही बांध देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां अगर आप मेरिट पे लड़ेंगे तो केस कैंसिल भी होते हैं, केस स्वीकार भी किए जाते हैं, और देखा जाता है कि जो क्लेम जो किया जा रहा है उसमें पति कैपेबल है या नहीं है। ये कैपेबिलिटी आपको शो करनी पड़ती है। जब तक आप अपनी बात किसी से कहेंगे नहीं, तब तक किसी वो बेशक 50 लाख रुपए का क्लेम कर रही है और 50 लाख तो उसने स्टाम्प जमा किया है, लेकिन यहाँ पे अदालत ये भी देखेगी कि आप इसके कैपेबल है या नहीं है। आपके पास ऐसा कुछ है भी, भाई देने वाला भी तो होना चाहिए। क्लेम कर दिया अमाउंट केस है, लेकिन देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जब अमाउंट क्लेम किया जाता है तो कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा फॉल्ट है। अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ में हुई हैं तो आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा सलाह की जरूरत हो, सही सलाह की जरूरत हो, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है हालिया में। बहुत अच्छा जजमेंट है। उसमें कहा गया कि जो सिविल प्रवृत्ति के है, जो भरण पोषण है, क्लेम है, डैमेज है, उनमें स्टाम्प न्याय शुल्क होना बहुत जरूरी है। जो अमाउंट क्लेम किया गया उस पे न्याय शुल्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिविल प्रवृत्ति के केस है। जजमेंट का नाम बता देते हैं, देव भारत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो सिविल नेचर के जो केस है उसमें जो अमाउंट क्लेम किया जा रहा है उसका आपको स्टाम्प ड्यूटी जमा करना पड़ेगा, जो भी आपकी बनती है। ऐसी, क्योंकि जो घरेलू हिंसा का जो केस है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। क्योंकि इसमें 23 के तहत में प्रावधान है कि एक्स पार्टी ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर की बात कही गई है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन गया, आपका जवाब आया नहीं आया, सामने वाली पार्टी क्या करती है, इंटरिम के लिए एप्लीकेशन मूव कर देती है। तो इंटरिम का जो आदेश होता है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है। उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस 29 के तहत में अपील में कर सकते हैं, लेकिन इंटरिम ऑर्डर को इतनी जल्दी सुनती नहीं है। तो आपको फैक्ट पे लड़ना है, चीजों पे लड़ना है, तथ्यों पे लड़ना है, साक्ष्यों पे लड़ना है, और आप अपने आप को बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2012 में पारित हुआ था, और इसका ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेक्शन 19 के तहत में उसने क्या डिमांड की है, सेक्शन 18 के तहत में उसने प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या चीज मांगी है, किस चीज का प्रोटेक्शन मांग रही है। क्योंकि जो डीपीओ जो रिपोर्ट बना के देता है, डीआईआर रिपोर्ट जो बना के देता है अदालत में, अदालत उसी को देखते हुए पूरा केस चला देती है, इंटरिम आदेश पारित कर देती है, सारी चीजें कर देती है। तो डीआईआर रिपोर्ट जो है ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो जांच की गई है वो जांच किस तरीके से की गई है। डीआईआर रिपोर्ट सही बनाई गई है, नहीं बनाई गई है, आपके स्टेटमेंट लिए गए हैं, नहीं लिए गए, उस घटना स्थल पर जाया गया है या नहीं जाया गया है, क्या संबंधित थाने की पुलिस की सहायता ली गई है या नहीं ली गई। ऐसी बहुत सारी ऐसी लीगल चीजें हैं जिससे आप फायदा ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर समझ में आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं, और अगला टॉपिक जो है ना वो इसी के संबंध में लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सही जानकारी दी जाए। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया उसमें मैंने कहा कि भाई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह किया जाए। मैंने अपनी एक प्रॉपर फीस रखी हुई है, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखेंगे, उसमें सब कुछ स्पष्ट है। कुछ भी अपने पास फ्री नहीं है, और फ्री के लिए कोई समय भी नहीं है अपने पास, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप लोग अगर संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग अपने पेपर भेज सकते हैं, जिसके लिए मैंने प्रॉपर एक अलग से फीस रखी हुई है। कुल मिला के इंटेंशन ये है कि गलत कार्रवाई से बचना है, स्वयं भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी चीजें दूसरे पे थोप दी और दूसरे पे आरोप लगाने लगे। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं, खुद मेहनत नहीं करना चाहते और वकीलों पे आरोप लगाते हैं।
वकील आपके घर पे नहीं जा रहा है, वकील साक्ष्य इकट्ठे करने नहीं जाएगा, वकील आपकी बात सिर्फ अदालत में कह सकता है। आपके बुरा बोलने से, आपके अच्छा बोलने से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा किसी का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो चार केस कम ज्यादा हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा आपके ऊपर फर्क पड़ेगा ना, उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो केस जो लगाए गए हैं ना, ये आपके और आपके परिवार के खिलाफ लगाए गए हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपके वकील को भी इंटरेस्ट आएगा, इसलिए वकीलों पे तोहमत लगाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया जो फेसबुकिया ज्ञान जो है वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इधर फोन लगा रहे हैं, उधर फोन लगा रहे हैं, उससे मैसेज पे बात कर रहे हैं, उससे मैसेज, इससे कोर्ट के केस सॉल्व नहीं हो जाएंगे। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और चीजों को समझना पड़ेगा, अपने केस को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने केस की स्थिति बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको हमसे मिलना हो, आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं। आज दिन तक कभी ये ऐसी तोहमत नहीं लगी है कि मैंने किसी के साथ कोई नुकसान किया हो, लेकिन बशर्ते वो बंदा मेरे हिसाब से चला हो। अब मैंने किसी का कोई काम कर दिया और आपको काफी बार मैंने समझाया, कंटिन्यूअस आपके कांटेक्ट में है, पर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम वकील बन गए, तो अभी नहीं। जब आप वकील बन जाएंगे तब हम आपको समझा देंगे, तब हम आपको बता देंगे कि आप इस लायक है। तो इसलिए जितना चीजें मैं बता रहा हूँ उतना ही स्टडी कर लो, आपके काम आएंगी। और हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता, खुद मेहनत करो। आपका केस है, आपका परिवार पीछे फंसा हुआ है, और एक गलती आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, 125 सीआरपीसी का केस हो गया, इसमें अगर कोई भी आदेश अगर पारित हो जाता है तो निचली अदालत ऊपरी अदालत कोई डायरेक्ट तरीके से सुनती नहीं है जब तक आप तरीके से काम नहीं करेंगे। और लोगों ने रिकवरियां दी हैं, लोगों को रिकवरियां देनी पड़ती है, जब दरवाजे में पुलिस पहुंच जाती है तो रिकवरी भी देनी पड़ती है। सारी हवा हवाई, सारा फेसबुकिया ज्ञान जो है ना वो धरा रह जाता है। इसलिए चीजों को समझो, थोड़ा सतर्क रहो, सावधान रहो। चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपना लॉस मत करो। कोर्ट कचहरी के मुद्दे कोर्ट कचहरी से ही सॉर्ट आउट होंगे। सही तरीके से आप लड़ेंगे तो आपका बचाव होगा।